ये घनगरज। तो ये सब हमने किया, हमने अपनी जान दी, हमारे पार्टी के नेताओं ने जान दिया। तुम क्या किए? आपके घर में कोई देश के लिए कुत्ता तो मरा है? क्या कोई तो कुर्बानी दी है? नहीं। लेकिन फिर भी वो देशभक्त, और हम कुछ भी बोलेंगे तो देशद्रोही। बाहर तो शेर के जैसा बात करते हैं, लेकिन उनका जो चलना है तो सिर्फ आप देखेंगे तो चूहे के जैसा है। ये दमदार आवाज। मैं अभी भी कह सकता हूं, आजादी के वक्त फ्रीडम मूवमेंट में उन लोगों को कोई रोल नहीं था, लेकिन ये लोग काले धन के सपोर्टर हैं। ये नहीं चाहते ये डिस्कशन होना, ये नहीं चाहते यहाँ पर उनका पोल खोलना। ये एग्रेसिव अंदाज। ऐसा खेल खेला जा रहा है, उनका मंगलसूत्र उस पर भी इनकी नजर है। ये मेरे कांग्रेस को एक्यूज किया गया है, इसका उत्तर मैं दे रहा हूं। ये अटैकिंग मोड। तो इसीलिए ये जरूरी है कि आप एडजर्नमेंट मोशन को अलाउ करो। हम आपके सामने सारी चीजें रखेंगे और उस वक्त मालूम होगा क्या मोदी साहब सच है, क्या हम सच है। एंड व्हेन वी आर रेजिंग दिस मैटर इज ऑलरेडी, मे बी आई एम रेडी टू टेक एनी चार्ज। यू पनिश मी, यू रिमूव मी, you remove me from the membership. I am ready. Yes, I am ready. You remove me my membership. बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि ये शख्सियत है कितनी दमदार। अंदाज बता रहा है कि ये शख्सियत है कितनी वजनदार। जब बोलते हैं तो अल्फाज कितने हैं असरदार। ऊपर से नीचे तक ये शख्सियत है कितनी बावकार। हिंदुस्तानी सियासत में डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आज मोहताज तारुफ नहीं है। काबिलियत और तजर्बे की बिना पर खड़गे जी आज मुल्क के कोने कोने में एक आदर्शवादी नेता के तौर पर एक मुनफरिद शिनाख्त रखते हैं। गुज़िश्ता 56 बरसों से मल्लिकार्जुन खड़गे पब्लिक लाइफ में सरगर्म हैं। एक छोटे से देहात से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक का सफ़र, कांग्रेस के एक छोटे से कार्यकर्ता से लेकर कांग्रेस के प्रेसिडेंट तक का सफ़र, ये सब कुछ इतना आसान नहीं था। लेकिन ये मुमकिन हुआ इनकी गहरी लगन, जुस्तजू, डेडिकेशन और मोहब्बत से और मेहनत से। गुज़िश्ता 56 बरसों में खड़गे साहब जिन जिन पोस्टों पर रहे, जिन जिन जिम्मेदारियों पर रहे, वहाँ उन्होंने अमिट नफूज छोड़े। एमएलए से लेकर स्टेट मिनिस्टर तक, एमपी से लेकर यूनियन मिनिस्टर, फिर लीडर ऑफ अपोजिशन तक, कांग्रेस डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से लेकर केपीसीसी प्रेसिडेंट तक, केपीसीसी प्रेसिडेंट से लेकर एआईसीसी प्रेसिडेंट तक, हर ओहदे पर उन्होंने ऐसे जमकर काम किए कि उनके जानशीनों को भी उन्हीं की तरह मेहनत करनी पड़ी। किसने कांग्रेस को सेंटर में किया मजबूत? किसने कांग्रेस को दोबारा अपने पांव पर खड़ा करने में अदा किया अहम रोल? किसने कांग्रेस में दौड़ाया नया खून? किसकी बदौलत आज कांग्रेस है रिवाइवल मूड में? आज 10 बरसों के बाद कांग्रेस नेशनल लेवल पर अपने पांव पर कुछ हद तक खड़ी हुई नजर आ रही है। इसका क्रेडिट बहुत हद तक मल्लिकार्जुन खड़गे को जाता है। खड़गे जी को एआईसीसी की सदारत ऐसे वक्त दी गई थी जब पूरे देश में बीजेपी का बोलबाला चल रहा था। लोकसभा में बीजेपी के 300 से ज्यादा एमपी होने की वजह से अहंकार में डूबी हुई थी। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को खातिर में लाने को तैयार नहीं थी। बीजेपी ने कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया था। चुनी गई राज्य सरकारों को हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए गिराया जा रहा था। वहीं कांग्रेस भी आज़ादी के बाद से अपने सबसे कठिन दौर से गुजर रही थी। पार्टी के लीडर्स का बीजेपी कर रही थी शिकार। पार्टी में अंदरूनी बगावतें उठ रही थीं। कांग्रेस दिन ब दिन अवामी असर खोती जा रही थी। पार्टी कार्यकर्ताओं और लीडर्स का भी मोरल डाउन हो रहा था। 2014 से 2022 के दौरान
177 MP MLAs ने छोड़ी थी पार्टी। इस दौरान 450 से ज्यादा कदावर लीडर्स ने कांग्रेस को किया था अलविदा। AICC सदर बनने के बाद और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने का ऐलान करने के साथ ही खरगे जी पर गांधी खानदान का रिमोट कंट्रोल होने की बातें कही जाने लगी। पार्टी प्रेसिडेंट होने के बावजूद राहुल और सोनिया गांधी के कद के आगे छोटा कद होने की बातें की जाने लगी। दोनों गांधियों के दरमियान अपनी शिनाख्त बरकरार रखने में नाकाम होने की बातें की जाने लगी। पार्टी के अहम फैसले लेने में आज़ाद न होने की बातें की जाने लगी। अब जबकि खरगे जी की सदारत के 2 बरस होने को हैं, इन 2 बरसों में खरगे जी ने तमाम परसेप्शंस को झुटला दिया है, खुद को एक आज़ाद इंडिपेंडेंट प्रेसिडेंट साबित किया है, अपने तौर पर स्ट्रेटजी बनाई। AICC की सदारत संभालने के फौरी बाद खरगे जी के सामने कई एक चैलेंजेस थे। गुजरात और हिमाचल का इलेक्शन था सर पर। होम स्टेट कर्नाटक में होने वाले थे असेंबली इलेक्शन। लोकसभा इलेक्शन के लिए पार्टी को देश भर में करना था खड़ा। पार्टी में ऑर्गेनाइजेशनल रिफॉर्म्स को था इंट्रोड्यूस कराना। पार्टी में मौजूद जनरेशन गैप को था दूर करना। पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं में था कॉन्फिडेंस पैदा करना। सबसे बड़ा चैलेंज बीजेपी के हार्ड हिंदुत्व का निकालना था तोड़। इन तमाम चैलेंजेस को खरगे जी ने बखुशी कबूल किया और इसको अमली जामा पहनाना शुरू किया। हिमाचल प्रदेश, जो कि बीजेपी सदर JP नड्डा की होम स्टेट है, वहां कांग्रेस ने असेंबली इलेक्शन में कम बैक किया। शानदार रिजल्ट्स के साथ हिमाचल प्रदेश में हुकूमत बनाई। अब बारी थी होम स्टेट कर्नाटक की, जहां पर 2019 में बीजेपी ने हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए कांग्रेस JDS अलायंस गवर्नमेंट को गिराकर अपनी हुकूमत बनाई थी। खरगे जी के लिए होम स्टेट में पार्टी को जिताना एक अहम चैलेंज था। उनकी नाक का सवाल बना हुआ था। कर्नाटक में बीजेपी हुकूमत पोलराइजेशन करके, हिंदू मुस्लिम करके दोबारा इक़्तिदार में आने की कोशिश कर रही थी। हार्ड हिंदुत्व के जरिए साउथ इंडिया में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही थी। इसका तोड़ निकालना खरगे जी के लिए एक कड़ा इम्तिहान था। कर्नाटक में जीत के लिए खरगे जी ने डेवलपमेंट को मंत्र बनाया। बीजेपी पूरे इलेक्शन में हिंदू मुस्लिम करती रही, जबकि खरगे एंड टीम डेवलपमेंट करती रही। कांग्रेस ने कर्नाटक में गारंटी स्कीम्स को इंट्रोड्यूस करा के बीजेपी के पोलराइजेशन के मंसूबे पर पानी फेर दिया। नतीजा सबके सामने रहा। कांग्रेस ने 1988 के बाद सबसे बेहतर परफॉर्मेंस दिया और साउथ इंडिया को बीजेपी मुक्त कर दिया। भारत की सबसे ग्रांड ओल्ड पार्टी में नई रूह फूंकना खरगे जी के सामने एक और बड़ा चैलेंज था। नौजवान नस्ल को शिकायत थी कि ग्रांड ओल्ड पार्टी में सीनियर से डोमिनेट है, नौजवानों को मौका नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में खरगे जी ने AICC को पूरी तरह रिशफल कर दिया, जिसमें सीनियर लीडरों के साथ साथ नौजवान लीडरशिप को भी भरपूर मौका दिया गया। नौजवान लीडरों की शिकायत को दूर किया गया। AICC प्रेसिडेंट बनने के बाद खरगे जी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज बीजेपी के हार्ड हिंदुत्व का तोड़ निकालना था। कर्नाटक मॉडल इसके लिए सबसे बेहतरीन तजर्बा रहा था। ऐसे में खरगे जी ने बीजेपी के हार्ड हिंदुत्व का मुकाबला गांधीवाद से करने का मंसूबा बनाया। डेवलपमेंट, सेकुलरिज्म, कॉन्स्टिट्यूशन, मजबूत इकोनॉमी, रोजगार, एजुकेशन, इत्तेहाद, अमन, भाईचारगी, अहिंसा, मोहब्बत की दुकान, भारतीयता, खुशहाली, सेहत और मकान जैसे हथियारों के साथ बीजेपी का मुकाबला करने का खरगे जी ने मंसूबा बनाया और एक मैनिफेस्टो कमेटी बनाकर उसे पूरे भारत में नाफिज कराया। AICC सदर बनने के बाद खरगे जी के सामने दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज कांग्रेस को दोबारा अपने पांव पर खड़ा करना था। 2014 और 2019 में मुसलसल 2 बार हार के बाद से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ साथ कांग्रेस के नेताओं का भी कॉन्फिडेंस टूट गया था। यहाँ तक कि UPA दौरे हुकूमत में साथ रहे अलायंस पार्टनर्स भी कांग्रेस से दूर हो रहे थे। खरगे साहब की बारीक नज़र देख रही थी कि 2024 लोकसभा इलेक्शन के लिए अब वक्त काफ़ी कम रह गया है। कांग्रेस को पूरे देश में अपने पैरों पर खड़ा करना फिलहाल मुमकिन नज़र नहीं आ रहा था। सिर्फ अकेले बलबूते
पूरे देश में बीजेपी और उसके इत्तेहादियों का मुकाबला करना भी अक्लमंदी नजर नहीं आ रही थी। ऐसे में खरगे साहब ने अपने तजर्बे का इस्तेमाल करते हुए एक गठबंधन बनाने के आइडिया पर काम करना शुरू किया, जिसे आगे चलकर इंडिया गठबंधन का नाम दिया गया। इंडिया गठबंधन का ये आइडिया खरगे साहब की बारीकबीनी, दूरदर्शिता और तजर्बे की देन था, जिसको रूबे अमल लाने के लिए बहुत ही कम वक्त बचा था। बीजेपी मुखालिफ पार्टियों को एक बैनर तले किया जमा। अपनी सीनियरिटी और तजर्बे का इस्तेमाल करते हुए सबको किया राजी। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाकर एंटी बीजेपी फ्रंट किया कायम। देश के हर राज्य में रीजनल पार्टियों से इत्तेहाद करके कांग्रेस को किया मजबूत। इंडिया गठबंधन के वजूद में आने के साथ ही बीजेपी कैंप में एक हड़कंप सा मच गया। बीजेपी और उसके कैंप के लीडरों की नींदें ही उड़ गईं, क्योंकि बीजेपी के पास इसका कोई ऑल्टरनेट नहीं था। खरगे साहब की सीनियरिटी और तजर्बे को देखते हुए तमाम अलायंस पार्टियों ने खरगे साहब को ही इंडिया गठबंधन का चेयरमैन बनाया। तमाम अलायंस पार्टनर्स ने खरगे साहब की काबिलियत को तस्लीम किया और उनकी लीडरशिप को भी। लोकसभा इलेक्शन जैसे जैसे करीब आ रहे थे, बीजेपी और उसके इत्तेहादी जहां नफरत का बाजार गर्म कर रहे थे, वहीं खरगे जी ने इस नफरत के बाजार में राहुल गांधी को मोहब्बत की दुकान लगा कर दी। पूरे देश में राहुल गांधी जहां जहां भी गए, वहां मोहब्बत की दुकान खोलते गए। प्यार बांटते चलो, प्यार के फॉर्मूले पर अमल करते हुए इंडिया गठबंधन चुनावी मैदान में कूदा। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के इत्तेहादी जहां जहां भी इलेक्शन का प्रचार करने गए, वहां वहां भी मोहब्बत की दुकान खोली गई। मोहब्बत की दुकान खोलने का इंडिया गठबंधन को सबसे ज्यादा फायदा यूपी में हुआ। यूपी में इंडिया गठबंधन ने बीजेपी को चारों खाने चित कर दिया। यूपी में इंडिया गठबंधन की कामयाबी का सारा क्रेडिट किसी को जाता है तो उस लीडर का नाम भी मल्लिकार्जुन खरगे ही है। इस बार के लोकसभा इलेक्शन में यूपी के दलितों ने खरगे साहब के चेहरे को देखते हुए इंडिया गठबंधन को वोट दिया। दलितों, मुसलमानों और यादवों की बदौलत समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने यूपी में जबरदस्त कामयाबी हासिल की। यूपी में ही बीजेपी का विजय रथ पंक्चर हो गया। बीजेपी की हवा निकल गई। बीजेपी जहां यूपी के रास्ते 400 पार के सपने देख रही थी, उसी यूपी में खरगे साहब ने बीजेपी को घुटनों पर ला दिया। 4 जून को जब रिजल्ट आए तो इंडिया गठबंधन के साथ साथ कांग्रेस ने भी जबरदस्त परफॉर्मेंस किया। खरगे साहब की सदारत में कांग्रेस रिवाइवल मोड में आ गई। 2014 और 2019 में जहां कांग्रेस का परफॉर्मेंस मायूसकुन था, वहीं 2024 में कांग्रेस ने कमबैक की जानिब एक कदम बढ़ाया और 53 से 99 तक जा पहुंची। कांग्रेस के इस बेहतरीन परफॉर्मेंस का भी एक बड़ा क्रेडिट मल्लिकार्जुन खरगे को जाता है। खरगे साहब की प्लानिंग के बाद बीजेपी आ गई बैसाखियों पर। बीजेपी के मंसूबों पर मल्लिकार्जुन खरगे ने फेर दिया पानी। लोकसभा में मजबूत अपोजिशन के तौर पर आ गया इंडिया गठबंधन। 10 बरसों के गैप के बाद लोकसभा में कायम हुआ लीडर ऑफ अपोजिशन का ओहदा। ये तो खरगे साहब के एआईसीसी प्रेसिडेंट के कारनामे हुए। बात करते हैं पार्लियामेंटेरियन खरगे की। खरगे साहब को सेंटर की पॉलिटिक्स में आकर ज्यादा अरसा नहीं हुआ है। स्टेट पॉलिटिक्स में 40 वर्षों से ज्यादा का वक्त गुजारकर मुसलसल 9 मरतबा असेंबली इलेक्शन जीतने के बाद 10वां इलेक्शन जीतकर 2009 में पहली बार लोकसभा पहुंचे थे। खरगे साहब की सीनियरिटी को देखते हुए पहली बार एमपी बनने के बावजूद मनमोहन कैबिनेट में उनको लेबर मिनिस्ट्री दे दी गई। फिर उसके बाद उनके शानदार परफॉर्मेंस को देखते हुए उन्हें रेलवे मिनिस्टर बनाया गया। रेलवे मिनिस्टर रहते हुए खरगे साहब ने जो काम देश भर में किए हैं, काबिले तारीफ हैं। लेकिन एक एमपी रहते हुए अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी गुलबर्गा के लिए सिर्फ 5 वर्षों में अपनी पहली मियाद में ही जो कारनामे अंजाम दिए हैं, शायद ही देश के किसी और दूसरे एमपी ने अंजाम दिए हों। यूं तो बहुत सारे कारनामे हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ चंद का जिक्र किया जा रहा है। गुलबर्गा में एयरपोर्ट के क़याम को मंजूरी। गुलबर्गा में कायम की सेंट्रल यूनिवर्सिटी। गुलबर्गा में तामीर कराया 2000 करोड़ की लागत का ईएसआई हॉस्पिटल। कई डेकेड से पेंडिंग गुलबर्गा के लिए रेलवे डिवीजन की मंजूरी।
हैदराबाद कर्नाटक के लिए आर्टिकल 371 की मंजूरी। गुलबर्गा में जयदेव और जेम्स हॉस्पिटल का क़याम। 2012 के बाद से सेंटर में सियासी हालात बदलने लगे। देखते ही देखते 2014 का लोकसभा इलेक्शन आ गया। देश भर में मोदी लहर चलने लगी। कल तक कांग्रेस पावर में थी। 2014 के रिजल्ट आने के बाद ग्रांड ओल्ड पार्टी 44 पर सिमट गई। कई कदावर लीडर्स मोदी की लहर में इलेक्शन हार गए, लेकिन मोदी लहर होने के बावजूद मल्लिकार्जुन खड़गे मुसलसल 11वीं बार चुनावी मैदान में उतरे और मुसलसल 11वीं जीत दर्ज कराई। 2014 में दूसरी बार लोकसभा इलेक्शन जीतकर दिल्ली पहुंचे तो सियासी हालात पूरी तरह से अलग थे। लोकसभा में अपोजिशन का जैसे कोई वजूद ही नहीं था। कांग्रेस भी सिमट कर रह गई थी। ऐसे में कांग्रेस हाईकमान ने मल्लिकार्जुन खड़गे जी की काबिलियत, तजर्बे, सीनियरिटी को देखते हुए उन्हें लोकसभा में पार्टी का पार्लिमानी लीडर बनाया। 2014 से लेकर 2019 तक लोकसभा में कांग्रेस के पार्लिमानी लीडर के तौर पर खड़गे साहब ने अपोजिशन लीडर का जो रोल निभाया है वो काबिले तारीफ है। हुकूमत ताकतवर और अपोजिशन के कमजोर रहने के बावजूद खड़गे साहब ने कई बार रूलिंग पार्टी को नाकों चने चबवाए। बाज इश्यूज पर हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर किया। लोकसभा के बाद खड़गे साहब जब राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन बने तो यहाँ पर भी उन्होंने हुकूमत को अपनी मनमानी करने नहीं दी। हुकूमत के अवाम मुखालिफ फैसलों पर राज्यसभा में भी खूब जमकर तनकीद का निशाना बनाया। खड़गे साहब ने राज्यसभा में भी अपना लोहा ऐसे मनवाया कि किसी भी बिल को पेश करने से पहले उन्हें कॉन्फिडेंस में लेना हुकूमत की मजबूरी बन गई। गुज़िश्ता 10 वर्षों में खड़गे जी अपोजिशन का एक मजबूत चेहरा बनकर उभरे हैं। जब भी मोदी हुकूमत अवाम मुखालिफ फैसले लेती है, पार्लियामेंट में सबसे ऊंची आवाज़ किसी की रहती है तो उस नेता का नाम मल्लिकार्जुन खड़गे है। हुकूमत को कटहरे में खड़ा करके आईना दिखाने का काम कोई कर रहा है तो उस नेता का नाम मल्लिकार्जुन खड़गे है। डेमोक्रेसी में हार जीत तो अलग है, लेकिन आते हैं तो इवेंट बना के चले जाते। मैं चाहता था वो गुलबर्गे में एक डिवीज़न बने। मैं चाहता था वहाँ एक फैक्ट्री मैंने बनाया था उसको शुरू करे। मैं चाहता था वहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो कुछ इम्प्रूव करे। और कहाँ हमारे यादव साहब कहाँ है, हमारे लेबर मिनिस्टर, उनसे तो मैं आते जाते नमस्ते करता हूँ। साहब मेरा क्या हुआ, एक एम्स बना के दो, वहाँ बहुत बड़ा हॉस्पिटल बना है, तो वो उनके कंट्रोल में है। उन्होंने क्यों उसको इंटरेस्ट नहीं ले रहे? जब तक मोदी साहब का परमिशन नहीं मिलता तब तक वो नहीं देंगे। मेरी मुश्किल ये है कि आप सरकार के ऊपर, सरकार को क्यों रिक्वेस्ट नहीं करते? रिक्वेस्ट ने भाई दबाव डाले तो भी नहीं कर रहे। खड़गे साहब का जन्म प्रिंसली एस्टेट हैदराबाद के जिला बीदर के एक छोटे से कस्बे वरावट्टी में साई बव्वा और मपन्ना खड़गे के घर 21 जुलाई 1942 को हुआ। खड़गे अभी 6 साल के ही थे कि हैदराबाद स्टेट में हुए पुलिस एक्शन में उनकी मां का देहांत हो गया। लुटते पिटते बचते बचाते खड़गे जी अपने पिता के साथ गुलबर्गा पहुंच गए। उनके पिता ने गुलबर्गा आकर MSK मिल्स कपड़े की मिल में नौकरी कर ली। वहीं उन्होंने अपने बेटे को नूतन विद्यालय में दाखिला दिलाया और बालक खड़गे ने भी दिल खोल कर पढ़ाई की। 50s और 60s का ये दौर था जब जमाना करवट बदल रहा था। आज़ाद भारत नेहरू जी की क़यादत में धीरे धीरे तरक्की की जानिब बढ़ रहा था। एजुकेशन सेक्टर में भारत सरकार बहुत ज़्यादा जोर दे रही थी। ऐसे में नौजवान खड़गे को भी ये बात समझ में आ गई कि सिर्फ तालीम के ज़रिए ही समाज में इनकलाब लाया जा सकता है। तालीम के ज़रिए ही खुद को मनवाया जा सकता है। तालीम के ज़रिए ही समाज में मकाम पैदा किया जा सकता है। ऐसे में नौजवान खड़गे ने गवर्नमेंट कॉलेज गुलबर्गा में BA में दाखिला लिया। यहीं से नौजवान खड़गे में लीडरशिप क्वालिटीज़ पैदा होनी शुरू हुई। गवर्नमेंट कॉलेज गुलबर्गा स्टूडेंट यूनियन के जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज से BA की तकमील के बाद गुलबर्गा के ही SS लॉ कॉलेज से LLB मुकम्मल की, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस शिवराज पाटिल, जो उस वक्त गुलबर्गा में एक सीनियर लॉयर थे, के जूनियर के तौर पर गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस की। खड़गे जी के पिता गुलबर्गा के MSK मिल्स में एक मजदूर थे, इसलिए मजदूरों के इश्यूज को मल्लिकार्जुन खड़गे करीब से देखते आए थे। वकालत की तकमील के बाद
MSK मिल्स एम्प्लॉयज यूनियन के लीगल एडवाइजर के तौर पर भी खिदमत अंजाम दी। आइए एक नजर डालते हैं खरगे साहब के 56 साला पॉलिटिकल करियर पर, जो शुरू होता है 1968 से। खरगे साहब 9 बार MLA और 2 बार लोकसभा MP मुंतखब हुए। 47 वर्षों तक 11 इलेक्शन तक मुसलसल अनडिफीटेड रहे। फिलहाल AICC सदर और राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन हैं। एक बार यूनियन मिनिस्टर रहे, एक बार कर्नाटक कांग्रेस के सदर रहे, कर्नाटक हुकूमत में अनगिनत बार मिनिस्टर रहे, कर्नाटक असेंबली में 2 बार लीडर ऑफ अपोजिशन भी रहे। 20 अक्टूबर 2022 को कांग्रेस सदर के इलेक्शन में हासिल की जीत। 26 अक्टूबर 2022 को AICC सदर के तौर पर लिया चार्ज। 16 फरवरी 2021 को राज्यसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन की संभाली जिम्मेदारी। 12 जून 2020 में पहली बार राज्यसभा पहुंचे। 2018 में AICC जनरल सेक्रेटरी और महाराष्ट्र इंचार्ज की निभाई जिम्मेदारी। 2019 में शिवसेना, कांग्रेस और NCP गठबंधन की महाराष्ट्र में बनाई हुकूमत। 2014 में मुसलसल 11वीं बार चुनाव जीते और दूसरी बार लोकसभा पहुंचे। 2014 में लोकसभा में कांग्रेस के पार्लिमानी लीडर मुंतखब हुए। 2009 में पहली बार लोकसभा के लिए मुंतखब हुए। 2009 में ही मनमोहन कैबिनेट में लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर बनाए गए। 2013 में रेलवे मिनिस्टर बनाए गए। 2008 में मुसलसल 9वीं बार कर्नाटक असेंबली के लिए मुंतखब हुए। 2008 से 2009 तक कर्नाटक असेंबली में लीडर ऑफ अपोजिशन की जिम्मेदारी संभाली। 2005 में KPCC प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी संभाली। 1972 से 2008 तक रिकॉर्ड 9 बार अनडिफीटेड MLA रहे। 1972 से 2004 तक मुसलसल 8 बार गुरमितकल हल्का असेंबली से चुने गए। 2008 में चीतापुर असेंबली हल्के से जीत हासिल की। 1972 से 2009 तक खरगे जी कर्नाटक पॉलिटिक्स में सरगर्म रहे। इस दौरान उन्होंने कई एक पोस्टों पर काम किया, कई एक मिनिस्ट्रीज उनके अंडर रहीं। उनकी तफसीलात इस तरह से है। 1968 से कांग्रेस के झंडे तले एक्टिव पॉलिटिक्स में सरगर्म हुए। 1969 में गुलबर्गा जिला कांग्रेस के सदर बने। 1972 में पहला असेंबली इलेक्शन लड़ा और जीतकर असेंबली पहुंचे। 1973 में ऑक्ट्रॉय एबोलिशन कमेटी के चेयरमैन बनाए गए। 1974 में कर्नाटका लेदर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन बनाए गए। 1976 से 1978 तक मिनिस्टर फॉर स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर प्राइमरी एजुकेशन के तौर पर काम किया। 1979 में रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत राज मिनिस्टर बनाए गए। 1980 से 1983 तक रिवेन्यू मिनिस्टर बनाए गए। 1983 में सेक्रेटरी कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी कर्नाटक असेंबली बनाए गए। 1983 से 1985 तक जनरल सेक्रेटरी KPCC बनाए गए। 1985 में डिप्टी लीडर ऑफ अपोजिशन कर्नाटक असेंबली बनाए गए। 1990 से 1992 तक रिवेन्यू, रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत राज मिनिस्टर बनाए गए। 1992 से 1994 तक कॉर्पोरेशन लार्ज एंड मीडियम इंडस्ट्रीज बनाए गए। 1996 से 1999 तक लीडर ऑफ अपोजिशन कर्नाटक असेंबली बनाए गए। 1999 से 2004 तक मिनिस्टर फॉर होम, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, माइनर इरिगेशन बनाए गए। 2004 से 2006 तक मिनिस्टर फॉर वाटर रिसोर्सेज, माइनर इरिगेशन एंड ट्रांसपोर्ट बनाए गए। 2005 से 2008 तक KPCC सदर के ओहदे पर फायज रहे।
खरगे साहब के इस 56 साल सियासी करियर में क्या क्या कारनामे हुए, इसकी एक लंबी लिस्ट है। सेंटर में मिनिस्टर के तौर पर और कर्नाटक गवर्नमेंट में मिनिस्टर के तौर पर उन्होंने नुमाया कारनामे अंजाम दिए। 21 जुलाई 2024 को ये ग्रेट लीडर 82 बहारें मुकम्मल कर रहे हैं। ये देश दुआ कर रहा है कि भगवान इन्हें सेहत के साथ साथ लंबी उम्र दें और देश के लिए इनका योगदान यूं ही जारी रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंद क्रॉनिकल, जव्वाद मीर, गुलबर्गा।